नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से किन्हीं कारणों से हम आपके लिए कोई नई कहानी नहीं ला पाए। उसके लिए हम आप सबसे दिल से क्षमा चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहेंगे। हमारी आज की कहानी उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। जैसे कि आप सबको ही पता होगा कि यह नेशनल पार्क टाइगर्स यानी बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। हर साल कई टूरिस्ट यहाँ इन बाघों को देखने आते हैं और कई बार दुर्भाग्यवश कुछ लोग बाघों का शिकार भी हो जाते हैं। क्या सच में वे सिर्फ बाघों का शिकार बनते हैं या कुछ बहुत प्राचीन ताकतें भी इनके पीछे है? आज की कहानी कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाएगी। ये कहानी कुछ दोस्तों की है जिन्होंने टाइगर रिजर्व के नियमों को तोड़ा और जो उन्होंने कीमत चुकाई उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली के एक चमचमाते मॉल में दोपहर का समय है। रंग बिरंगी दुकानों की सजावट, कॉफी शॉप से आती भुनी हुई कॉफी की महक और भीड़ की हल्की गूंज हवा में तैर रही है। बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं और मॉल की चमकती रोशनी एक जीवंत माहौल बनाती है। लेकिन इस चहल पहल में एक अनजानी मुलाकात पुरानी यादों को जगा देती है, जो जल्द ही एक खौफनाक साहसिक यात्रा की शुरुआत बनने वाली है। रिया शर्मा 27 साल की एक फ्रीलांस ट्रैवल ब्लॉगर अपने कैमरे के लिए नया लेंस खरीदने मॉल में घूम रही थी। उसकी आंखों में रोमांच की चमक थी जो उसकी साहसी और बिंदास प्रकृति को दर्शाती थी। रिया हमेशा नियम तोड़ने में मजा लेती थी, चाहे वह कॉलेज में प्रोफेसर की क्लास छोड़कर पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना हो या रात में दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए जंगल में चुपके से घुसना। लेकिन आज उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, शायद लगातार वीडियो शूटिंग और एडिटिंग की थकान। वह एक कैमरा स्टोर के बाहर रुकती है, तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। विक्रम सिंह? रिया की आवाज में आश्चर्य और खुशी की लहर थी। लंबी कद काठी के एक युवक ने मुड़कर रिया को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई और उसने गर्मजोशी से कहा, रिया, अरे कितने साल बाद, तू यहां क्या कर रही है यार? ये है विक्रम, 29 साल का एक स्टार्टअप मालिक, जिसका आत्मविश्वास और हल्का अहंकार उसकी चाल ढाल में झलकता था। दोनों दोस्त सालों बाद एक दूसरे को देख बहुत खुश थे। विक्रम ने कहा, तुझे यहां देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। चल कहीं चलकर बैठते हैं। वे दोनों पास की एक कॉफी शॉप में बैठते हैं। टेबल पर 2 स्टीमिंग कॉफी के मग रखे हैं और बाहर मॉल की चहल पहल धीमी गति से चल रही है। रिया हंसते हुए कहती है, याद है कॉलेज में हम कितना धमाल करते थे? वो मॉनसून ट्रिप मनाली की, जब तू रात में जंगल में भटक गया था और हम सब तुझे ढूंढने निकल पड़े थे। विक्रम हंसते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है। हाँ, और तूने मुझे भूत समझकर चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे वो दिन थे, अब तो बस मीटिंग्स, इन्वेस्टर्स और डेडलाइंस। मेरे स्टार्टअप ने पिछले साल 50 करोड़ का टर्नओवर किया, लेकिन वो कॉलेज वाला मजा कहां? कुछ सोचते हुए रिया की आंखें चमक उठती हैं। क्यों ना फिर से कुछ धमाल करें? पुराने गैंग को इकट्ठा करें, अंजलि, रोहन, आदित्य, एक रियूनियन जैसे पुराने दिन। हम हर साल कहीं ना कहीं ट्रिप पर तो जाते थे। ये सुनकर विक्रम का चेहरा खिल उठता है। आइडिया बुरा नहीं है, चल ढूंढते हैं बाकियों को। आगे बढ़ने से पहले आपका परिचय इन दोस्तों से करवा देते हैं। सबसे पहले रिया शर्मा। रिया हमेशा से साहसी और बिंदास रही है। कॉलेज में वह ग्रुप की लीडर थी जो हर ट्रिप की योजना बनाती थी। नियम तोड़ना उसका शौक था, चाहे वह हॉस्टल की दीवार फांदकर रात में दोस्तों के साथ पार्टी करना हो या प्रोफेसरों को चकमा देकर ट्रैकिंग पर निकल जाना। अब वह एक ट्रैवल ब्लॉगर है जिसके YouTube चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसकी साहसिकता कभी-कभी उसे मुसीबत में डाल देती है। अगला दोस्त विक्रम सिंह। विक्रम एक जन्मजात लीडर है, लेकिन उसका आत्मविश्वास अक्सर अहंकार में बदल जाता है। कॉलेज में वह ग्रुप का हीरो था जो हर मौके पर अपनी बहादुरी दिखाता था। एक बार उसने अकेले जंगल में रात बिताने की शर्त जीती थी। हालांकि बाद में उसने कबूल किया कि वह डर गया था। अब वह एक टेक स्टार्टअप का मालिक है,
जो हमेशा रिस्क लेने को तैयार रहता है। अगली है अंजलि मेहरा। 27 साल की अंजलि एक शांत और शर्मीली ग्राफिक डिजाइनर है। कॉलेज में वह हमेशा ग्रुप के साथ रहती थी, लेकिन डरपोक स्वभाव के कारण साहसिक गतिविधियों से बचती थी। एक बार हॉरर मूवी नाइट में वह इतना डर गई थी कि पूरी रात सो नहीं पाई थी, लेकिन दोस्तों के लिए उसकी वफादारी बेमिसाल है। रोहन कपूर। 28 साल का रोहन एक फोटोग्राफर है जिसका लापरवाह और मजाकिया स्वभाव सभी को हंसाता है। कॉलेज में वह ग्रुप का जोकर था जो हर स्थिति में मजाक ढूंढ लेता था, लेकिन उसकी लापरवाही अक्सर मुसीबत खड़ी करती थी। जैसे एक बार जब उसने ट्रैकिंग के दौरान गलत रास्ता चुन लिया था और ग्रुप को रात में जंगल में भटकना पड़ा था। और पांचवां है आदित्य चौहान। 29 साल का आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो तार्किक और सावधान है। कॉलेज में वह ग्रुप का दिमाग था जो हर प्लान को चेक करता था। वह नियमों का पालन करता था और साहसिक गतिविधियों से डरता था। एक बार ट्रैकिंग के दौरान वह चट्टान से गिरते गिरते बचा था, जिसके बाद से वह और सतर्क हो गया। उसी शाम रिया और विक्रम अपने फोन पर पुराने दोस्तों को ढूंढने में जुट जाते हैं। रिया इंस्टाग्राम पर अंजलि मेहरा को ढूंढ लेती है। अंजलि की प्रोफाइल रंग बिरंगे डिजाइन्स और शांतिपूर्ण तस्वीरों से भरी है। रिया उसे मैसेज करती है, अंजलि, रिया हूं, याद है मुझे? विक्रम से मिली आज, रियूनियन का प्लान बना रहे हैं, तू इन है ना? रिया का इतने सालों बाद मैसेज देखकर अंजलि हैरान लेकिन खुश होते हुए तुरंत जवाब देती है, रिया, ओह माय गॉड, कितने साल बाद, हाँ बिल्कुल इन हूं, लेकिन कुछ सेफ प्लान करना प्लीज। विक्रम फेसबुक पर रोहन कपूर को ढूंढता है जो अपनी लापरवाह मुस्कान और जंगल पहाड़ों की तस्वीरों के साथ एक्टिव है। विक्रम उसे कॉल करता है, रोहन यार, विक्रम बोल रहा हूं, रिया से मिला आज, पुराने गैंग की रियूनियन प्लान कर रहे हैं, तू कहां है? रोहन हंसते हुए कहता है, अरे विक्रम, मैं तो गोवा में फोटोशूट कर रहा हूं, लेकिन रियूनियन मैं इसमें हूं, बस कुछ धमाकेदार करना। रिया व्हाट्सएप पर आदित्य चौहान को ढूंढ लेती है जो अपनी प्रोफाइल में कोडिंग और टेक्नोलॉजी की बातें शेयर करता है। वह जवाब देता है, रिया, विक्रम, सच में ठीक है, मैं आता हूं, लेकिन कुछ सेफ और प्लान करना। सभी दोस्त फिर से एक बार एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। एक हफ्ते बाद पांचों दोस्त दिल्ली के एक ट्रेंडी कैफे मूनलाइट बिस्ट्रो में मिलते हैं। कैफे की दीवारें रंग बिरंगी पेंटिंग्स से सजी हैं और लकड़ी की मेजों पर मोमबत्तियां जल रही हैं। हल्का जैज म्यूजिक माहौल को और जीवंत बनाता है। दोस्त एक गोल मेज के चारों ओर बैठते हैं और कॉफी, पिज्जा और हंसी मजाक की महफिल जम जाती है। रिया अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, यार, ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज की कैंटीन में वापस आ गए। याद है वो लोनावाला ट्रिप, जब रोहन ने रात में जंगल में भूत की आवाज निकाली थी और अंजलि डर के मारे टेंट में छुप गई थी? अंजलि लजाते हुए कहती है, हाँ, और तुम सब मुझ पर हंस रहे थे। मैं आज भी हॉरर मूवीज नहीं देखती। रोहन पिज्जा का टुकड़ा मुंह में डालते हुए हंसता है, अरे लेकिन मजा आया था ना? और विक्रम, तू तो उस ट्रिप में नदी में कूद गया था, बस ये दिखाने के लिए कि तू कितना बहादुर है। विक्रम अपनी छाती फुलाते हुए कहता है, अरे मैं तो आज भी वैसा ही हूं, मेरा स्टार्ट ऐप देखो, हर दिन रिस्क लेता हूं, तुम लोग अब भी बच्चे हो। आदित्य अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहता है, विक्रम, बहादुरी ठीक है, लेकिन याद है वो नैनीताल ट्रिप? तूने नियम तोड़कर रात में बोटिंग की थी और हम सब पकड़े गए थे। मैंने कहा था नियम फॉलो करो। रिया हंसते हुए कहती है, हाँ आदित्य, तू तो हमेशा डरता था, लेकिन यार वो दिन थे, अब फिर से वैसा ही कुछ करें। कैफे में घंटों बातें होती हैं। रिया उत्साहित होकर कहती है, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। कॉलेज में हम हर साल कहीं ना कहीं ट्रिप पर जाते थे, इस बार कुछ वाइल्ड, कुछ रोमांचक। रोहन अपनी कुर्सी पर उछलते हुए कहता है, गोवा, बीच, पार्टी, मजा। अंजलि धीरे से कहती है, नहीं, कुछ नया, जंगल, पहाड़, कुछ ऐसा जो कॉलेज की यादें ताजा कर दे।
लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं प्लीज। विक्रम अपनी उंगलियों से टेबल पर थपथपाते हुए कहता है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सुना है वहां बाघों का रोमांच है, जंगल, जीप सफारी और हमारा गैंग परफेक्ट। आदित्य हिचकिचाते हुए कहता है, बाघ? यार वो खतरनाक है, वहां हमले की खबरें आती रहती हैं। रिया उसकी बात काटते हुए कहती है, अरे आदित्य डरना छोड़, हम सब साथ होंगे, क्या हो जाएगा, जंगल, जीप और हमारा गैंग, वो कॉलेज वाला मजा वापस आएगा। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व फाइनल हो गया। विक्रम, रिया और रोहन काफी उत्साहित थे। वहीं आदित्य और अंजलि खुश तो थे, लेकिन उम्र के साथ कुछ पुराने अनुभवों के कारण उनके मन में कुछ संशय था। फिर भी उन्होंने हामी भर दी। महीने भर की प्लानिंग के बाद पांचों दोस्त दिल्ली से जिम कॉर्बेट के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी ओपन जीप हरे भरे पहाड़ों के बीच हाईवे पर दौड़ रही है। हवा के ठंडे झोंके उनके चेहरों को छूते हैं और सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की छांव में चमकती हैं। रिया अपने कैमरे से वीडियो बनाती है, चिल्लाते हुए, यार ये ट्रिप लेजेंडरी होने वाली है। रोहन जीप की रेलिंग पकड़कर गाना गाता है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है। सभी दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे। रास्ते में वे एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं, जहां लकड़ी की बेंच और मिट्टी की दीवारें पुराने दिनों की याद दिलाती हैं। गरम पराठों और चाय की खुशबू हवा में फैली है। रिया चाय का कुल्हड़ हाथ में लिए कहती है, यार ये ढाबा तो वैसा ही है जैसे कॉलेज में हम रास्ते में रुकते थे। विक्रम पराठा खाते हुए कहता है, हाँ, और रोहन याद है तूने उस ढाबे पर आंटी से फ्री में लस्सी मांगी थी। रोहन हंसते हुए कहता है, अरे और वो आंटी ने मुझे झाड़ू दिखाई थी। अंजलि हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बस ये जंगल की बात थोड़ी अजीब लग रही है। सुना है वहां कुछ लोग लापता हो गए थे और कुछ लोग वहां बाघों का शिकार भी हुए हैं। आदित्य अपनी चाय का घूंट लेते हुए कहता है, हाँ मैंने भी पढ़ा, हमें नियम फॉलो करने चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। विक्रम उसकी बात काटते हुए कहता है, अरे नियम विमय छोड़ो, हम वहां मस्ती करने जा रहे हैं, न कि लेक्चर सुनने। अब तुम दोनों दादा दादी की तरह नसीहतें बांट दो। रोहन और रिया भी इसमें विक्रम का ही साथ देते हैं। चाय नाश्ता खत्म कर पांचों फिर से अपने सफर की तरफ बढ़ जाते हैं। दोपहर तक जीप जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास पहुंचती है। जंगल की गहरी हरियाली और दूर से आती जानवरों की आवाजें माहौल को रोमांचक बनाती हैं। रिया अपनी सीट से उछलते हुए कहती है, देखो यार, यह है असली जंगल, अब मस्ती शुरू होगी। रोहन अपने कैमरे से फोटो खींचते हुए कहता है, मैं तो बाघ की तस्वीर लूंगा, इंस्टा पर धमाल मच जाएगा। लेकिन अंजलि खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहती है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। विक्रम हंसते हुए कहता है, अरे रिलैक्स, ये हमारा रियूनियन है, बस मजे करेंगे। लेकिन जंगल की गहराइयों में कुछ अनजाना इंतजार कर रहा था, एक ऐसी ताकत जो उनके रोमांच को एक खौफनाक सपने में बदलने वाली थी। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की विशाल वादियां सूरज की सुनहरी किरणों में चमक रही थीं। हाल की मॉनसून की बारिश ने जंगल को एक जादुई हरियाली से ढक दिया था। घने पेड़ों की टहनियां आपस में उलझी हुई थीं और जमीन पर गीली घास और फूलों की कालीन बिछी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और जंगली फूलों की महक थी। लेकिन यह खूबसूरती एक खतरनाक रहस्य छुपाए थी। घना जंगल और उलझी हुई झाड़ियां बाघों जैसे शिकारियों के लिए सही छुपने की जगह थी। पेड़ों की छांव में छुपा अंधेरा ऐसा था जैसे कोई अनजानी ताकत हर कदम पर नजर रख रही हो। जंगल की हर सरसराहट, हर पत्ती की हलचल मानो कोई चेतावनी दे रही थी। पांचों दोस्त रिया, अंजलि, विक्रम, रोहन और आदित्य जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार पर अपनी ओपन जीप से उतरते हैं। रिया अपने कैमरे से जंगल की तस्वीरें लेते हुए चिल्लाती है, यार देखो ये जंगल, मानो किसी फिल्म का सेट हो, कितना खूबसूरत है। रोहन अपने सनग्लासेस नीचे करते हुए कहता है, हाँ, और बाघों का बोनस, मेरी तस्वीरें इंस्टा पर धमाल मचाएंगी। आदित्य
अपनी नजरें चारों ओर घुमाते हुए धीरे से कहता है, खूबसूरत तो है, लेकिन ये घना जंगल बाघों के लिए परफेक्ट शिकारगाह है। हमें सावधान रहना होगा। अंजलि अपनी बाहों को सीने से लगाते हुए कहती है, मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा है। विक्रम हंसते हुए कहता है, अरे डरपोक लोग, रिलैक्स, हम यहां मस्ती करने आए हैं, डरने नहीं। तभी गाइड मंगल रावत उनके पास आया। आप लोग आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरा नाम मंगल है और इस ट्रिप के लिए मैं आपका गाइड हूं। 45 साल का मंगल एक शांत, आध्यात्मिक व्यक्ति है। उसकी कलाई पर लाल पवित्र धागा बंधा है और उसकी आंखों में जंगल के प्रति गहरा सम्मान और डर दोनों झलकते हैं। उसकी त्वचा सूरज से झुलसी हुई है और उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई है। वह आगे बढ़कर दोस्तों को नियमों की सूची सौंपता है। रिया लिस्ट को हल्के से देखते हुए कहती है, मंगल जी, ये सब तो बस फॉर्मेलिटी है, हमें तो जंगल का असली मजा लेना है। मंगल गंभीर स्वर में कहता है, बेटा, ये जंगल कोई आम जगह नहीं। मॉनसून ने इसे और खतरनाक बना दिया है। घनी झाड़ियां बाघों के लिए छुपने की जगह है और नियम तोड़ने की सजा बहुत भारी हो सकती है। विक्रम अपनी जेब में छुपाई रिवॉल्वर को छूते हुए हंसता है। मंगल जी, टेंशन ना लो, हम तैयार हैं। मंगल उन्हें कैंपर्स के लिए निर्धारित क्षेत्र की ओर ले जाने की बात करता है, लेकिन रिया उत्साहित होकर कहती है, मंगल जी, वो तो बोरिंग है, हमें जंगल के अंदर और गहराई में ले चलो, हम पैसे देंगे। वह अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालती है। मंगल का चेहरा सख्त हो जाता है। पैसे से जंगल की ताकत नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और अंदर ले चलता हूं, लेकिन कोर क्षेत्र में नहीं, वहां जाना सख्त मना है। यहां से आगे जीप मैं चलाऊंगा। जीप जंगल की कच्ची पगडंडियों पर आगे बढ़ती है। पेड़ों की घनी छांव सूरज की किरणों को रोक रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में दोस्तों की नजर पेड़ों और चट्टानों पर अजीब प्रतीकों पर पड़ती है। सर्पिल आकृतियां, त्रिकोण और कुछ ऐसे निशान जो खून से बने लगते थे। अंजलि डरते हुए पूछती है, मंगल जी, ये क्या है? ये निशान डरावने लगते हैं। मंगल जीप की गति धीमी करते हुए कहता है, ये प्रतीक सदियों पुराने हैं। कुमाऊं आदिवासी जो कभी इस जंगल में रहते थे, इन्हें बनाते थे। ये उनके लिए पवित्र थे। जंगल की आत्माएं इन प्रतीकों के जरिए बात करती हैं। रोहन मजाक में कहता है, आत्माएं? मंगल जी, आप भी ना, ये तो बस पुराने ग्राफिटी होंगे। लेकिन आदित्य गंभीर होकर कहता है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ये निशान जैसे कोई हमें देख रहा हो। काश उन दोस्तों ने आदित्य की बात सुनी होती। कुछ देर बाद मंगल एक जगह जीप रोकता है और पीछे मुड़कर कहता है, बस यहीं तक हम जा सकते हैं। इससे कुछ दूरी पर कोर क्षेत्र शुरू हो जाता है। विक्रम बोला, क्या मंगल जी, आप क्या हमें बच्चों की पिकनिक पर लाए हैं? हम टाइगर रिजर्व में हैं। अभी तक हमने एक भी टाइगर की दहाड़ नहीं सुनी। रिया विक्रम की हां में हां मिलते हुए कहती है, मंगल जी, कोर क्षेत्र ले चलो। वो असली जंगल है, असली रोमांच, हमें वो देखना है। मंगल ने चौंकते हुए रिया को देखा। कोर क्षेत्र, वहां जाना मना है। वहां न सिर्फ बाघ हैं, बल्कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो नियम तोड़ने वालों को सजा देती हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा था। विक्रम अपनी रिवॉल्वर निकालते हुए कहता है, मंगल जी, रिलैक्स, देखो हमारे पास प्रोटेक्शन है। वह हवा में बंदूक लहराता है। रोहन भी अपनी रिवॉल्वर दिखाता है। हाँ, बाघ हो या कोई और, हम तैयार हैं। मंगल गुस्से से चिल्लाता है, हथियार? ये गैर कानूनी है, तुम लोग जंगल का अपमान कर रहे हो। रिया एक और मोटी नोटों की गड्डी निकालते हुए कहती है, मंगल जी, ये लो, बस हमें कोर क्षेत्र ले चलो, कुछ नहीं होगा। मंगल का चेहरा लाल हो जाता है। वह अपने लाल धागे को छूता है और फुसफुसाता है, मेरे पूर्वजों की आत्माएं, मुझे माफ करना, मुझे मजबूर किया जा रहा है। अनमने मन से वह जीप कोर क्षेत्र की ओर मोड़ता है। कोर क्षेत्र में पहुंचते ही जंगल का माहौल बदल जाता है। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। हवा भारी और ठंडी थी
जैसे कोई अदृश्य ताकत सांस ले रही हो। दोस्त एक प्राचीन खंडहर मंदिर के पास कैंप लगाते हैं। मंदिर के पत्थरों पर वही रहस्यमयी प्रतीक थे और कुछ पर सूखा खून के धब्बे। रिया अपने कैमरे से वीडियो बनाते हुए कहती है, यार ये जगह तो किसी हॉरर मूवी जैसी है, कितना कूल है ना। रोहन मंदिर के पास तस्वीरें लेते हुए कहता है, लगता है बाघ ने यहां किसी का शिकार किया। मंगल चुपचाप खड़ा कहता है, ये बाघ का काम नहीं, ये आत्माओं का निशान है। रिया और रोहन ये सुनकर हंसने लगे। वहीं अंजलि और आदित्य एक दूसरे को देख रहे थे। दिन ढल गया और रात की चादर ने जंगल को अपने आगोश में ले लिया। उन्होंने आग जलाई और पांचों दोस्त आग के इर्द गिर्द बैठकर बातें करने लगे। मंगल कुछ दूरी पर एक पत्थर पर बैठ गया। मंगल के टोकने के बावजूद वे जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं और शराब पीते हैं। मंगल अब थक हार कर चुपचाप वहीं उसी पत्थर पर बैठा रहा। घर में 3 बच्चों की जिम्मेदारी और पैसों का अभाव नहीं होता तो वह कभी भी कोर क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस तरह से नियम टूट रहे थे, उसके मन में किसी अनहोनी की चिंता घर कर रही थी। विक्रम शराब का ग्लास हवा में उठाते हुए चिल्लाता है, ये है असली जिंदगी, जंगल, हम और मस्ती। अंजलि कांपते हुए कहती है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। अचानक हवा रुक जाती है। जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। आग की लपटें कमजोर पड़ने लगती हैं और पेड़ों की छायाएं नाचने लगती हैं, जैसे कोई उनमें से गुजर रहा हो। मंगल अपने धागे को कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाता है, आत्माएं जाग चुकी हैं, तुम सब मरने वाले हो। रिया, जिस पर हल्का हल्का नशा चढ़ रहा था, हंसते हुए कहती है, मंगल जी बस डराने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी मंगल की आंखें सफेद हो जाती हैं, उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी आवाज बदल जाती है, गहरी, खोखली, जैसे कोई और बोल रहा हो। तुमने जंगल का अपमान किया, वह कहता है। हम कुमाऊं आदिवासी थे, ये जंगल हमारी माता था। हम प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ों के साथ जीते थे। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे पवित्र जंगल को लूटा, हमारे पेड़ काटे, हमारे लोगों को मारा। सन 157 की क्रांति के बाद उन्होंने हमारे पूरे कबीले का नरसंहार किया। बच्चों, बूढ़ों, औरतों, कोई नहीं बचा, लेकिन हमारी आत्माएं जंगल में रहीं। हमने कसम खाई कि जो इस जंगल का अपमान करेगा उसे सजा मिलेगी। हम उन्हें मारते हैं और ऐसा लगता है जैसे बाघों ने शिकार किया। तुमने नियम तोड़े, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। मंगल का शरीर थरथराता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। दोस्त स्तब्ध रह जाते हैं। रोहन हंसने की कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या ड्रामा था? मंगल जी, आप तो एक्टर निकले। लेकिन अंजलि डर से कांपते हुए कहती है, ये मजाक नहीं था, मैंने उसकी आंखें देखी, वो इंसान की नहीं थी। आदित्य बोला, इससे पहले कुछ और बुरा हो, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मंगल उठते हुए कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मैं अब और नहीं रुक सकता। आत्माएं मुझ पर दया करेंगी क्योंकि मेरे पूर्वज उनके साथ थे, लेकिन तुम्हारा कोई बचाव नहीं। वह अपने बैग में एक छोटा सा पूजा का सामान निकालता है, लाल धागा, कुछ फूल और एक दीपक। वह मंदिर के पास एक छोटी सी पूजा करता है, फुसफुसाते हुए, मेरे पूर्वजों, इन अज्ञानियों को माफ कर दो। विक्रम गुस्से में चिल्लाता है, मंगल जी ये बकवास बंद करो और हमारे साथ रहो। लेकिन मंगल सिर झुकाए कहता है, मैंने कोशिश की, अगर अभी भी अपनी जान बचानी है तो इन आत्माओं से माफी मांगकर यहां से निकल जाओ, मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता। अंजलि और आदित्य वहां से जाना चाहते थे, लेकिन बाकी के 3 दोस्तों ने उन्हें रोक लिया। मंगल ने कहा, मुझे यहां से जाना होगा, अब तुम अकेले हो। वह अपनी टॉर्च जलाता है और जंगल की गहराई में गायब हो जाता है। मंगल के जाने के बाद जंगल और भयावह हो जाता है। आग की लपटें बुझने लगती हैं और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती है, जैसे कोई प्राचीन भाषा में गीत गा रहा हो। पेड़ों की छायाएं अब भूतिया आकृतियों की तरह दिखती हैं, जो धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ रही थी। अंजलि कांपते हुए कहती है, क्या तुमने वो सुना? कोई हमें बुला रहा है। रिया हिम्मत जुटाते हुए कहती है, शांत रहो अंजलि, ये बस हवा है।
लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और आग पूरी तरह बुझ जाती है। अंधेर में पेड़ों के बीच से चमकती लाल आंखें दिखाई देती हैं। जंगल की फुसफुसाहट अब चीखों में बदलने लगती है। कुछ जाग चुका था, कुछ ऐसा जो दोस्तों के रोमांच को एक खौफनाक अंत की ओर ले जाने वाला था। अब रिया को भी डर लगने लगा था और विक्रम और रोहन ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। रात के सन्नाटे में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र रात के काले पर्दे में डूब चुका था। घने पेड़ों की छांव इतनी गहरी थी कि चांद की मध्यम रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। बुझ चुकी आग की राख हवा में उड़ रही थी और जंगल की हरियाली अब एक भयावह भूतिया भूल भुलैया में बदल चुकी थी। हवा में सड़ांत की गंध थी, जैसे सदियों पुरानी कब्रें खुल गई हों। पेड़ों की टहनियां सरसराती थीं, लेकिन यह हवा नहीं, बल्कि कोई प्राचीन क्रुद्ध शक्ति थी जो जंगल की गहराइयों से जाग चुकी थी। हर पत्ती की हलचल, हर छाया मानो कोई चेतावनी दे रही हो। कैंप के आसपास का सन्नाटा अब चीखों और फुसफुसाहटों से भरने लगा था, जैसे जंगल की आत्माएं बदला लेने के लिए तैयार थीं। रिया, अंजलि, विक्रम, रोहन और आदित्य बुझ चुकी आग के पास खड़े थे। उनकी टॉर्च की रोशनी जंगल के गहरे अंधेरे को भेदने में असमर्थ थी। अंजलि कांपते हुए फुसफुसाई, क्या तुमने वो सुना? जैसे कोई रो रहा हो। रोहन अपनी रिवॉल्वर कसकर पकड़े हंसने की कोशिश करता है। अरे अंजलि, डरपोक, ये बस जंगल की आवाजें हैं, शायद बाघ होंगे। लेकिन उसकी आवाज में डर की हल्की सी कांप थी। विक्रम अपनी रिवॉल्वर हवा में लहराते हुए चिल्लाया, जो भी है बाहर आ, हम डरने वाले नहीं हैं। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया जो हड्डियों तक चुभ गया। हवा में दर्द भरी चीखें गूंजने लगी, हृदय विदारक, खौफनाक चीखें, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कत्ल किए जा रहे हों। नहीं, हमें छोड़ दो, मां, हमें बचाओ। ये चीखें सदियों पुरानी थीं, जैसे कुमाऊं आदिवासियों की आत्माएं अपने नरसंहार की याद में चिल्ला रही हों। हवा में धूल और धुआं उठने लगा। धूल के बादलों में छायाएं बनने लगीं, जैसे कोई प्राचीन चलचित्र चल रहा हो। दोस्तों की आंखों के सामने धूल में दृश्य उभरे। आदिवासी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में जंगल में शांति से रह रहे थे। औरतें बच्चों को गोद में लिए गीत गा रही थीं। पुरुष शिकार की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी अंग्रेज सैनिक आए। उनकी तलवारें और बंदूकें चमक रही थीं। आदिवासियों ने विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने बेरहमी से उन्हें काट डाला। बच्चों की चीखें, औरतों का विलाप और पुरुषों की गर्जना हवा में गूंजी। खून से लथपथ शव जंगल की मिट्टी पर गिरे। धूल का यह दृश्य धीरे धीरे गायब हुआ, लेकिन चीखें हवा में गूंजती रहीं, जैसे जंगल की आत्माएं आज भी उस दर्द को जी रही हों। रिया अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाते हुए चीखी, ये क्या था? ये आवाजें, ये सच नहीं हो सकता। आदित्य डर से कांपते हुए फुसफुसाया, ये कोई भ्रम नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। अचानक हवा रुक गई। कैंप के चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी मध्यम पड़ने लगी, जैसे कोई शक्ति उन्हें निगल रही हो। तभी पेड़ों के बीच से छायाएं उभरी, पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ। कुमाऊं आदिवासियों की आत्माएं थीं। उनके पारंपरिक परिधान रंग बिरंगे मोतियों और पंखों से सजे, अब खून से लथपथ और फटे हुए थे। उनके चेहरों पर क्रोध की ऐसी आग थी जैसे वे जंगल के अपमान का बदला लेने आई हों। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके लंबे उलझे बाल हवा में तैर रहे थे। वे कैंप को पूरी तरह घेर कर खड़े हो गए। उनकी छायाएं पेड़ों पर विशाल और भयानक लग रही थीं। अंजलि चीख पड़ी, ये क्या है? भगवान, हमें बचा। वह रिया का हाथ कस कर पकड़ लेती है। रोहन अपनी रिवॉल्वर तानते हुए चिल्लाता है, दूर रहो, मैं गोली मार दूंगा। तभी भूतों के चेहरों और शरीरों में भयानक बदलाव शुरू हुआ। उनकी त्वचा सड़ने लगी, जैसे सदियों से कब्र में दफन थी। उनकी आंखें गहरे काले गड्ढों में बदल गईं, जिनमें से लाल चमक झांक रही थी। उनके हाथ लंबे टेढ़े मेढ़े पंजों में बदल गए और उनके फटे हुए परिधान अब खून से लथपथ लबादों में। उनके दांत नुकीले और काले हो गए, जैसे किसी राक्षस के।
उनकी हड्डियां चटकने की आवाजें हवा में गूंजी और वे भयावह राक्षसी प्राणियों में बदल गए। उनकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि हवा में खौफ की गंध फैल गई। रिया और अंजलि एक साथ चीख पड़ी। अंजलि डर से थरथराते हुए फुसफुसाई, ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। विक्रम अपनी रिवॉल्वर कांपते हाथों से पकड़े चिल्लाया, ये कोई भूत वूत नहीं, ये बस कोई ट्रिक है। लेकिन उसकी आवाज डर से टूट रही थी। शराब का नशा कब का टूट चुका था। तभी भूतों में से एक आकृति आगे बढ़ी, जिसके सिर पर जले हुए पंखों का मुकुट था। वह एक आदिवासी योद्धा था, जो कि उस कबीले का नेता था, जिसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी एक आंख काली गहराई में डूबी थी। उसकी दूसरी आंख लाल आग की तरह चमक रही थी। उसका शरीर लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था और उसके पंजों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी आवाज गहरी, खोखली और भयावह थी, जैसे कब्र से निकल रही हो। तुमने हमारे जंगल का अपमान किया, वह गर्जना करता है। हम कुमाऊं आदिवासी थे। यह जंगल हमारी माता थी। हमने इसके हर पेड़, हर पत्ती की रक्षा की, लेकिन तुमने हमारे नियम तोड़े, हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र किया। तुमने हमारी शांति भंग की। अब तुम्हारा खून इस जंगल की मिट्टी को सींचेगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा। रिया हिम्मत जुटाते हुए चीखी, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था, हम चले जाएंगे। योद्धा हंसा, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा दे। माफी, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है। विक्रम ने आनन फानन में एक साथ 3-4 गोलियां रिवॉल्वर से दाग दी, लेकिन वे गोलियां उस योद्धा के शरीर से आर पार हो गईं। भागो, आदित्य चीखता है। दोस्त अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों को खरोंच रही थीं और जंगल की भूल भुलैया उन्हें बार बार एक ही जगह ले जा रही थी। रोहन अपनी रिवॉल्वर लिए पीछे मुड़कर देखता है। वे हमारे पीछे हैं। तभी एक राक्षसी आकृति, लंबी, काली और पंजों वाली, पेड़ों के बीच से उभरती है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका मुंह खुला था, जिसमें से काली स्याही जैसा तरल टपक रहा था। रोहन गोली चलाता है, लेकिन गोली आकृति के शरीर से आर पार हो जाती है। आकृति हंसती है, उसकी हंसी जंगल में गूंजती है। वह एक झटके में रोहन को हवा में उठा लेती है। रोहन चीखता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन आकृति के पंजे उसके सीने में धंस जाते हैं। खून की फुहारें हवा में उड़ती हैं और उसका शरीर 2 हिस्सों में फट जाता है। उसकी चीखें जंगल में गूंजती हैं, फिर खामोश हो जाती हैं। उसका फटा हुआ शरीर पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। जमीन पर उसकी टूटी रिवॉल्वर और कैमरा पड़ा रहता है, जिसकी स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर चमकती है। एक राक्षसी आकृति का चेहरा। रिया पीछे मुड़कर देखती है और चीख पड़ती है, रोहन, नहीं! विक्रम गुस्से और डर से चिल्लाता है, ये बाघ नहीं है जिन पर गोलियों का असर हो, ये कुछ और है। बचे हुए चारों दोस्त फिर से भागते हैं, लेकिन जंगल की भूल भुलैया उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। पेड़ों की टहनियां अब जीवित लग रही थीं, जैसे वे दोस्तों को पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला रही हों। हवा में फुसफुसाहट अब गर्जनाओं में बदल गई थी और हर कदम पर छायाएं उनके पीछे पड़ रही थीं। वे चाहे जिस भी दिशा में भागते, वापस वहीं कैंप साइट पर पहुंच जाते, जैसे वे एक गोल घेरे में दौड़ रहे हों। विक्रम अपनी रिवॉल्वर तानते हुए रुक जाता है। अब मैं और नहीं भागूंगा, मैं इन राक्षसों से लड़ूंगा। वह एक पेड़ के पीछे छुपकर गोली चलाता है, लेकिन गोली हवा में गायब हो जाती है। तभी एक विशाल राक्षसी आकृति, जिसके शरीर पर सांप जैसे तराजू थे, उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आंखें विक्रम को घूर रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को चूस रही हो। विक्रम चीखता है, तू मुझसे नहीं जीत सकता। लेकिन आकृति का पंजा उसके गले को जकड़ लेता है। उसकी हड्डियां छटकने की आवाज गूंजती है और उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। आकृति उसके शरीर को पेड़ से टकराती है, बार बार, जब तक कि उसका सिर कुचल नहीं जाता। खून और हड्डियों के टुकड़े जंगल की मिट्टी पर बिखर जाते हैं। उसका शरीर एक टूटे हुए पुतले की तरह पेड़ से लटक जाता है। उसकी आंखें खुली और सूनी। अंजलि रोते हुए चीखती है, विक्रम, नहीं, ये अब हमें नहीं छोड़ेंगे।
आदित्य अंजलि को सहारा देते हुए बोला। विक्रम और रोहन दोनों जंगल में बंदूकें लाए थे और उनको इसकी सजा मिल गई। हम माफी मांगने की कोशिश करते हैं, शायद ये हमें माफ कर दें। तीनों भागकर उस प्राचीन मंदिर में जाकर अपनी जान बचाने की प्रार्थना करते हैं। सभी आत्माएं मंदिर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। काबिले का सरदार, वो योद्धा, अंदर में दाखिल हुआ। उसका भयानक चेहरा रात के इस अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था, जैसे साक्षात मौत का देवता पाताल से निकलकर धरती पर आ गया हो। उसने जोरदार गर्जना करते हुए कहा, तुम समझते हो कि तुम चाहे जो मन में आए करो, फिर माफी मांग लो और बस सब ठीक हो जाएगा। तुमने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है। इसकी कीमत तुम सबके खून से चुकेगी। हाँ 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 हाँ। रिया, अंजलि और आदित्य मंदिर से निकलकर अब और तेजी से भागते हैं। जंगल की टहनियां उनके कपड़ों को खींच रही थी और जमीन गीली और फिसलन भरी थी। अंजलि डर से ठोकर खाकर गिर पड़ती है। रिया उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक भयानक राक्षसी आकृति, जिसके चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, सिर्फ हड्डियां और चमकती आंखें, उनके सामने प्रकट होती है। अंजलि चीखती है, रिया, मुझे मत छोड़, प्लीज। रिया उसका हाथ पकड़कर खींचती है, लेकिन आकृति की गति तेज थी। वह अंजलि को हवा में उठा लेती है। उसके पंजे अंजलि के पेट में धंसते हैं और उसका खून जंगल की मिट्टी पर छलकता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं, लेकिन आकृति उसके शरीर को दो टुकड़ों में चीर देती है। उसका आधा शरीर एक पेड़ पर लटक जाता है और बाकी हिस्सा जंगल की गहराई में गायब हो जाता है। रिया आंसुओं और डर से भरी चीखती है, अंजलि नहीं। वह घुटनों के बल वहीं बैठकर रोने लगी। आदित्य ने उसे उठाया और उसका हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। अब केवल रिया और आदित्य बचे थे। आदित्य अपनी टॉर्च पकड़े रिया का हाथ थामता है। रिया, हमें बाहर निकलना होगा, ये जंगल हमें निगल लेगा। वे अब भी गोल घेरे में ही घूम रहे थे। बहुत देर दौड़ने के बाद वे वापस मंदिर आ गए, लेकिन मंदिर की दीवारें अब और भी डरावनी लग रही थीं। पत्थरों पर खून के ताजा धब्बे थे, जैसे वहां अभी अभी कोई बलिदान हुआ हो। तभी एक राक्षसी आकृति, जिसके सिर पर सींग जैसे उभार थे और शरीर से काला धुआं निकल रहा था, आदित्य के सामने प्रकट होती है। आदित्य पास में पड़ी रिवॉल्वर से गोली चलाता है, लेकिन गोली बेकार थी। आकृति का पंजा आदित्य के गले को जकड़ लेता है। वह चीखता है, रिया भाग! लेकिन आकृति उसके सिर को अपने पंजों से कुचल देती है। उसका खून और दिमाग के टुकड़े मंदिर के पत्थरों पर बिखर जाते हैं। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें रिया की ओर देख रही थीं, जैसे आखिरी बार मदद मांग रही हों। रिया अकेली रह जाती है। रात का आखिरी पहर था। वह चीखते हुए जंगल में भागती है, लेकिन जंगल की भूल भुलैया उसे हर बार मंदिर के पास वापस लाती है। पेड़ों की टहनियां अब जीवित लग रही थीं, जैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। हवा में चीखें, हंसी और फुसफुसाहट गूंज रही थी। रिया की टॉर्च बुझ जाती है और अंधेरा उसे निगल लेता है। वह एक पेड़ के नीचे ठोकर खाकर गिर पड़ती है। उसके चारों ओर आदिवासियों की आत्माएं अब पूरी तरह राक्षसी रूप में घेरा डाल लेती है। उनका नेता फिर से प्रकट होता है। तुमने हमारी माता को अपवित्र किया, वह कहता है। तुम्हारा अंत निश्चित है। रिया रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अकेली हूं, मुझे जाने दो। अचानक रिया को उन आत्माओं के घेरे में विक्रम, रोहन, अंजलि और आदित्य की आत्माएं दिखाई देती हैं। निर्जीव, कटे फटे चेहरे, खाली आंखें, और उन आंखों में रिया को सिर्फ एक प्रश्न नजर आ रहा था, जैसे वो बोल रही हो, क्यों तुम हमें यहां मरने ले आई? रिया अपने दोस्तों की ये हालत देख रोना बंद कर बस टकटकी लगाए उन्हीं के चेहरों को देख रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और भूत गायब हो जाते हैं। रिया कांपते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें धुंधलाने लगती हैं। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सुबह फॉरेस्ट रेंजर्स को रिया बेहोशी की हालत में मंदिर के पास मिलती है। उसका चेहरा डर से सफेद था और उसके बाल उलझे हुए थे। वह बार बार बड़बड़ाती है, आदिवासियों के भूत, उन्होंने सबको मार डाला,
वे मुझे बुला रहे हैं। रेंजर्स उसे पागल समझते हैं। बाघों का हमला होगा, एक रेंजर कहता है, लेकिन जंगल में बिखरे उसके दोस्तों के शवों पर कोई बाघ के निशान नहीं थे। मौत का कारण एक रहस्य बनकर रह गया। मंगल रावत, जो पास ही खड़ा था, चुप रहा। उसका लाल धागा हल्के से हिल रहा था। रिया को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वह अपने घर में अकेली रहती है, लेकिन हर रात उसे जंगल की फुसफुसाहट सुनाई देती है। खिड़कियों के बाहर छायाएं मंडराती हैं, लंबे बाल, चमकती लाल आंखें और खून से लथपथ परिधान। वह चीखती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आदिवासियों और उसके दोस्तों की आत्माएं उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हर जगह की अपनी एक पवित्रता और नियम होते हैं। जब भी कहीं जाएं, वहां के नियमों, परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करें। नियम तोड़ने से हम कूल तो लग सकते हैं, लेकिन ये हमें खतरे में भी डाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहानी शेयर करें। अब हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर से वापस आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।